नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज बात एक रिपोर्ट की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट की। 2021 में इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में आए हैं। 6337 रेप के मामले आए 2021 में। देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में आए हैं। यह रिपोर्ट एनसीआरबी की है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, इसमें आधे से भी कम मामले आए हैं। वहीं 2020 में भी सर्वाधिक रेप के मामले राजस्थान से थे। हर साल एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करता है और 2020 के बाद 2021 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप के मामले में सबसे अव्वल राजस्थान। यह आंकड़ा दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं। 2021 में 6337 रेप के मामले सिर्फ राजस्थान में। इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, आधे से भी कम मामले हैं यहां पर। और 2020 में भी राजस्थान टॉप पर था रेप के मामले में। ये देखिए, 3 राज्यों का आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। नंबर 1 राजस्थान, और किसी मामले में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है। 6337 मामले। मध्य प्रदेश में 2947, उत्तर प्रदेश में 2845, हरियाणा में 1716, बिहार में सबसे कम 786 रेप के मामले। एनसीआरबी की रिपोर्ट। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में अब रेप के बाद हत्या के मामलों की भी बात कर लेते हैं। 2021 में देश भर में कुल 29,272 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 3,717, बिहार में 2,799, मध्य प्रदेश में 2,034, पश्चिम बंगाल में 1,884। राजस्थान इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखा है। राजस्थान इस मामले में थोड़ा इन प्रदेशों से निचले स्तर पर है। 1786 मामले हैं। हरियाणा में 1112 मामले हत्या के। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस रिपोर्ट के बाद सरकार पर हमला बोला और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शेखावत ने ट्वीट किया, लिखा कि राजस्थान को दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 देखकर सरकार को शर्म नहीं आती, पर हम असली राजस्थानियों को क्षोभ होता है। वो नकली राजस्थानी ही होगा जिसका दिल बहन बेटियों के मान पर हमले देखकर प्रतिकार को चीखता नहीं होगा। आगे उन्होंने लिखा कि गहलोत जी को मैं नकली राजस्थानी मानता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत लिख रहे हैं कि गहलोत जी को मैं नकली राजस्थानी मानता हूं। 3 साल में उनके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। उल्टे अनाचारियों के लिए नरमी दिखी। राजस्थान का राज इस समय नक्कालों के हाथ है। ये नहीं बदलेंगे, हमें इन्हें बदलना होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया और मौका भी दे दिया इस रिपोर्ट ने विपक्ष को सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने का, सवाल पूछने का। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी प्रदेश में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। और इसलिए किसी विधायक का ये बयान कांग्रेस पार्टी के उस अंदरूनी आंतरिक कलह को ही उजागर करता है और उसको और ज्यादा पुख्ता करता है। वहीं जयपुर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी रिपोर्ट को राज्य की कानून व्यवस्था पर, रिपोर्ट को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
महिलाओं और युवतियों के प्रति यौन अपराध के मामले में राजस्थान ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान रैप कैपिटल बनने की ओर है, क्योंकि राजस्थान नंबर 1 हो गया है। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, किस प्रकार से देखते हैं राजस्थान अपराध की दृष्टि से लगातार नंबर 1 बनने को जा रहा है, और रेप की अगर बात की जाए तो नंबर 1 राजस्थान हो गया है? बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। 6,500 के तकरीबन केस, और दूसरा राज्य को वो आधे से भी कम। मतलब किस जगह हम नंबर 1 बने हुए हैं। और इनके जो लीडर हैं, वो जो नारे, जो खुले खोखले नारे देते हैं, यूपी में जाके लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या राजस्थान में जो बहू बेटियां हैं वो लड़कियां नहीं है क्या? क्या उनका मान सम्मान नहीं है क्या? राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा छोड़कर इनके मंत्रियों की सुरक्षा, इनके विधायकों, कौन किससे बात कर रहा है, सिर्फ वही राजनीतिक जासूसी हो रही है। पुलिस को वही काम दिया हुआ है, जनता की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक बहुत दुख की बात है राजस्थान के लिए कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी केवल इतनी मानती है कि हम आओगे तो हम FIR कर देंगे, बस हमारी जिम्मेदारी वहीं खत्म। अगर जिम्मा नहीं संभाल सकते तो सत्ता हवाले करिए, हम रक्षा करेंगे महिलाओं की, बहन बेटियों की, हम राजस्थान के मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे। लेकिन यह नहीं चल सकता। आप लगातार कह रहे हैं सत्ता हमारे हवाले करें, हम राजस्थान की रक्षा करेंगे, राजस्थान की बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। क्या कारण मानते हैं आप कि राजस्थान में अपराध लगातार चरम सीमा पर बढ़ चुके हैं, रैप कैपिटल बनने की ओर राजस्थान अग्रसर है? जब एक गुंडे को, अपराधी को, चरमपंथी को जब सरकार, लगता है कि सरकार वाले ही उसके साथ खड़े हैं, तो उसके तो हौसले बढ़ जाते हैं। जो कानून तोड़ रहे हैं, अपराधी हैं, उनको कहां सजा मिल पा रही है? पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। कहीं ना कहीं जो राज्य के जो गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं शह दी हुई है उन्होंने। ऐसा महसूस होता है। क्योंकि क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों नहीं उनको सजा दे पा रहे? वहीं महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा FIR लिखी जाती है, इसलिए आंकड़ों में इजाफा है। ऐसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण है। हमारे को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और घरेलू तौर पर हर तरीके से हमारे को इस बात पर चिंता करना चाहिए, और हमारे को इन चीज़ों के लिए हमें अंकुश लगाने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमारे को नेक हिदायत देना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो उनकी घर की बहन बेटियों जैसी है, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। और ये आंकड़ा वाकई में शर्मनाक है। हम इस बात पर, हमारे को भी अफसोस है। जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं विष्णु। NCRB की रिपोर्ट पिछले साल की भी, इस साल की भी, लेकिन सफाई तो ये दी जा रही है कि भाई FIR लिखी जाती है, इसलिए मामले ज्यादा आ रहे हैं। मतलब जहां पर कम है वहां FIR नहीं लिखी जाती। देखिए, राजस्थान पिछले 3 सालों से, 2 साल की तो हम बात करें, लेकिन राजस्थान पिछले 3 सालों से महिलाओं संबंधी जो अपराध हैं, जिनमें दुष्कर्म की वारदात है, उनके साथ छेड़छाड़ की वारदात है, उनके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास की घटनाएं हैं, तस्करी की जो घटनाएं, उनमें लगातार राजस्थान अव्वल है। जिनमें सबसे जो गंभीर अपराध हुए हैं दुष्कर्म, उनमें राजस्थान लगातार देश में सभी राज्यों को पीछे छोड़े हुए हैं। जो कभी अपराध के राज्य कहलाते थे, बिहार, यूपी, उन सबसे अब राजस्थान वो आगे निकल गया है। और राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र की बात करें, यूपी, मध्य प्रदेश, वे पीछे हैं। तो फिलहाल ये बहुत गंभीर आंकड़े हैं। और NCRB ने जब कल ये आंकड़े जारी किए तो वाकई में ये डराने वाले अभी आंकड़े कि 6,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन और आप जैसे लोगों को लग रहा है विष्णु, उसके अलावा और किसी को डर नहीं लग रहा है इस रिपोर्ट से। अधिकारी हैं और लोग तो इसकी अब काट ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि FIR लिखी जाती है इसलिए ज्यादा है, नहीं तो यहाँ तो अपराध होते कहाँ हैं साहब। डर सिर्फ आम आदमी को लग रहा है इस रिपोर्ट से। देखिए, डर आम आदमी को इसलिए लगता है क्योंकि आम आदमी के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। जब वो सड़क पर चलता है तो वो अकेला चलता है। महिलाएं रात को जब गुजरती हैं तो शायद वो डरी हुई इसीलिए होती है कि कौन उनके साथ आएगा और कभी कोई स्नैचिंग की वारदात करके जाएगा या उनको दुष्कर्म का शिकार बनाएगा। ऐसी तमाम जो घटनाएं वो जयपुर में इस तरह की पहले भी हो चुकी है। लेकिन चूंकि VIP होते हैं, सुरक्षाएं मिली हुई होती है, तो
तो उनके जो बयान इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन चूंकि संवेदनशील जो ये घटना है, जो ये आंकड़े हैं, वो काफ़ी डरावने हैं और 3-4 राज्यों के अकेले इस आंकड़ों को मिलाकर के राजस्थान की जो आंकड़े हैं वो अकेले ही उन सब पे भारी पड़ रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं यहाँ पर हुई है। यदि बात करें राजस्थान के आंकड़ों की, तो एनसीआरबी के आंकड़े, यदि जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में 2022 में करीब 55% दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। वहीं पर यदि 2021 से 2022 के बीच के यदि आंकड़ों की तुलना करें तो 20% दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं छेड़छाड़, व्यभिचार, दहेज मृत्यु के जो मामले, डाउरी के मामले हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस की जो घटना है वे भी लगातार राजस्थान में बढ़ी है। लेकिन सबके पीछे यदि तर्क यदि पूछा जाए, यदि कोई दलील पुलिस की से बातचीत की जाए तो दलील एक ही है कि यहाँ पर चूंकि एफआईआर करना अनिवार्य है, तो ऐसे में ये जो आंकड़ों जो अपराध, लेकिन एफआईआर तो हमने देखी ना विष्णु पिछले दिनों हमारी अनुसंधान कई मामले सामने आए जहां पुलिसकर्मी एफआईआर तो दूर, जो पीड़ित थाने पहुंचता है उसी को प्रताड़ित करके थाने से भगा देती है। ऐसे कई मामले हमने देखा। एफआईआर तो बहुत दूर की बात, छोड़ दीजिए, थानों में रेप हो रहा है, थानों के क्वार्टर में, पुलिस वाले क्वार्टर में रेप कर रहे हैं। ये आपने देखे हैं विष्णु सारे मामले। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि एफआईआर हो रही है इसलिए मामले ज्यादा हो रहे हैं? देखिए सरकारी देखिए ये जो आंकड़े हैं उनको लेकर हमेशा सरकार का तर्क तो यही रहा है कि एफआईआर करना अनिवार्य है। लेकिन यदि इसकी मैं पीछे बात भी करूं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले भी मिल जाएंगे जहां पर थाने में जाकर के एफआईआर करना बहुत आसान नहीं होता। उसके लिए भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, अप्रोच लगानी पड़ती है। जब नीचे सुनवाई नहीं होती तो फिर अधिकारियों के पास जाकर के सुनवाई के लिए जाना पड़ता है। आप पुलिस मुख्यालय में देख सकते हैं इस तरह के नज़ारे, जहां पर कमरे में बैठ के अधिकारियों से लोग मिलते हैं, उसके बाद जाके उच्च अधिकारियों के दखल के बाद में एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन सरकार की और चूंकि अफसरों की दलील यही है, लेकिन फोकस तो वहां होता है ना जिम्मेदारों का। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली में कोई मार्च निकालते हैं, फोकस वहां हो जाता है, फिर ग्रामीण खेलों पर फोकस हो जाता है, तो फिर ये आंकड़े तो बढ़ना तय है ना विष्णु। आप जिम्मेदारी तय कर नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी की बात तो चूंकि अब आंकड़े ऐसे हैं कि जिम्मेदारी लेना भी कौन चाहेगा सत्ता में बैठ करके। इसलिए दलील यही है कि थानों में जो एफआईआर करना है वो अनिवार्य है, इसकी वजह से ये बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि 2 साल की यदि मैं बात करूंगा तो राजस्थान में वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक करीब 13,000 दुष्कर्म के मामले बढ़े, जिनमें 11। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान एक बार फिर से अव्वल आया है, नंबर 1 पर आया है। लेकिन पहले खबर सुनिए पूरी। अपराध के मामले में, रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है और दलील दी जा रही है कि भैया एफआईआर होती है इसलिए नंबर 1 पर है। अब सीधा लिए चलते हैं आपको जोधपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। बाईजी का तालाब का संरक्षण और सौंदर्यकरण सीवरेज तंत्र परियोजना का शिलान्यास। अभी मैं पिछली बार आया था तो कैंसर इंस्टीट्यूट का मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था 180 करोड़ की लागत से। एमडीएम में जोधपुर में डायग्नोस्टिक विंग निर्माण का काम 14 करोड़ की लागत से। शटलर अस्पताल प्रताप नगर जोधपुर में उसको अपन ने बना दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दे दिया। और मुझे खुशी है कि वो काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। और जोधपुर में जो प्राय पावटा अस्पताल है, पावटा का, उसका काम भी चल रहा है। तो जोधपुर में जो शटलर अस्पताल प्रताप नगर हो, चाहे वो शटलर अस्पताल मंडोर हो, पावटा हो, 36 करोड़ की लागत से एक, प्रताप नगर में 31 करोड़ की लागत से 2, शटलर अस्पताल मंडोर, और 26 करोड़ की लागत से पावटा अस्पताल शानदार बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। पावटा मंडी का जो बस स्टैंड है 68 करोड़ की लागत से काम चालू हो चुका है, काम चल रहा है। शानदार बस स्टैंड बनेगा आपके, जो पहले तकलीफ आ रही थी। मट्टीचोरी आईसीयू बन रहा है एमडी हॉस्पिटल के अंदर 17 करोड़ की लागत से। मुख्य मंडी जो अपनी अनाज की है मंडोर में, वहाँ पे किसान कॉम्प्लेक्स बन रहा है 19 करोड़ की लागत से। टाउन हॉल जो पुराना है ज्ञाना टाउन हॉल, इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है करीब 11 करोड़ की लागत से। और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल बना रहे हैं 13 करोड़ की लागत से। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी आप देखेंगे बाहर एग्जीबिशन में शानदार आपका जो केरल के अंदर होता है पंचकर्मा, दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं उसी ढंग से यहाँ शानदार पंचकर्मा का
कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके बाद में टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे भी आएंगे। 44 करोड़ की लागत से बन रहा पंचकर्मा का सेंटर बन रहा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसा भी बता रहे थे आपको सवाल गर्ग जी, फिनटेक यूनिवर्सिटी या संस्थान, हम सोच रहे हैं कि संस्थान नाम दे या विश्वविद्यालय नाम दे। जो हमारा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, IIT है, FDDI है, निफ्ट है, लॉ यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है, सब नागौर रोड पर है। वहीं पर बनेगा ये 600 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है। जल्दी काम शुरू होने वाला है। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर दे दिया ठेकेदार को, अब उसका खाली काम प्रारंभ होना बाकी रह गया। राजीव गांधी का ये हो गया। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी थी, हमने असेंबली में एक्ट पास कर दिया विश्वविद्यालय का। अब ये विश्वविद्यालय बन गया है और पेट्रोकेमिकल के माध्यम से अब जो रिफाइनरी लग रही है, तुम्हारे छात्रों को एडवांस पढ़ने के लिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर पेट्रोलियम के कोर्सेज भी वहाँ पर प्रारंभ हो सकेंगे। सूरसागर में कन्या महाविद्यालय मैंने घोषित की थी। और जेठी भाई तो है नहीं, वो हमारी कहाँ गए जेठी भाई, आई नहीं आज। वो होती तो भी उनको अच्छा लगता है। उनके क्षेत्र में कॉलेज सूरसागर के अंदर उन्होंने तो हमारे साथ अन्याय किया। पीटीबा में चुनाव हार गया तो आप आश्चर्य करोगे, कॉलेज खुली हुई थी मगला पोंडरा में। आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा कभी होता है क्या। वसुंधरा जी ने और इन सब ने मिलकर के उस कॉलेज को शिफ्ट करवा दिया अपने क्षेत्र के अंदर। अरे मैंने कहा एक कॉलेज का मामला है, क्यों शिफ्ट करवा रहे हो कि नई कॉलेज वहाँ घोषणा कर दो, क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए, मेरे को 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान में। 70 साल में 250 कॉलेज, और मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। और उसमें भी लड़कियों की कॉलेज, सुनिए, लड़कियों की कॉलेज जो है वो 94 कॉलेज है उसके अंदर, 94 कॉलेज लड़कियों की। तो जेठी भाई, आप अगर वो शिफ्ट करने की बजाय नहीं खुलवा देती तो क्या फर्क पड़ता आपके, पर वो नहीं खुलवाएगा ही। और हमने आज ये भी कर दिया है 500 लड़के ना मिलेगी स्कूल के अंदर, वो कॉलेज बना दी जाएगी, ये हमने घोषणा कर रखी। और इसके साथ में आज आपको यहाँ खुशी होगी, राजस्थान में लड़कों में ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली की। ये बहुत शुभ संकेत है। हमारी बहनें बैठी हुई है, इनको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से पीडियाट्रिक्स की कैथ लैब बच्चों के लिए भी हार्ट की बीमारी होती है, उनके लिए कैथ लैब 17 करोड़ की, 17 करोड़ 80 लाख की MDM बन रही है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 50 बेड क्षमता के ICU और 20 बेड क्षमता के NICU, ये बच्चों के लिए जो होती है, अपना ICU कहते हैं बड़े लोगों के लिए, बच्चों की ICU अलग तरह की होती है, वो बन रही है। और बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां मेंढक फ्राई दी गई, दाल में मेंढक, खाने की प्लेट में मेंढक। कोटा में कोचिंग छात्र को खाने में मेंढक परोस दिया। इसके बाद छात्रों ने शिकायत की इसकी। CMHO की टीम हॉस्टल पहुंची, खाद्य सामग्रियों के लिए सैंपल लिए। हॉस्टल संचालक ने आरोपों को निराधार बताया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, सब्जी में मेंढक वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कॉलेज प्रशासन तो निराधार बता रहा है इन चीजों को, कहां से आई फिर ये तस्वीरें? हॉस्टल पर जो प्रबंधक है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि ये छात्रों की करतूत है। हमने सवाल भी किया, जब छात्रों की करतूत है तो करतूत तक सीमित रहने की वो जो है तस्वीर के साथ CMHO विभाग को जो शिकायत दी है
कि हमारे खाने में इस तरह के जो है किया जा रहा है, ये मेंढक तक मिल रहे हैं, कॉकरोच मिल रहे हैं, बालों के गुच्छे तक मिल रहे हैं, या फिर खानों में इस तरह की गड़बड़ी जो मिलती है, वो शिकायत क्यों की? फिलहाल इस मामले में कोई हॉस्टल संचालक के पास कोई जवाब नहीं है। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो स्थिति है, अभी सीएमएचओ विभाग की टीम ने वहां छापा मारा है, वहां से जो वहां की जो रसोई में जो खाने पीने की जो तमाम सामग्री है, उनकी तमाम सामग्री की ये शरारत किस तरह से बता रहे हैं हॉस्टल संचालक? ये जी छात्रों की शरारत बता रहा है हॉस्टल संचालक, क्या कारण बता रहा है, क्यों इन आरोपों को निराधार बता रहा है? इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने से हॉस्टल संचालक बच रहे हैं, लेकिन हमारी सीएमएचओ से बात हुई कि उन्होंने कहा कि एक छात्र की शिकायत पे हमने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की टीम को मौके पर भेजा है। तमाम तरह के वहां जो रसोई में पड़े खाद्य सामग्री उनके सैंपल लिए हैं। ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं लापरवाही तो जरूर है। और ओम प्रकाश, में फिर से आऊंगा आपके पास। डॉक्टर जगदीश सोनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कोटा सीएमएचओ हैं। डॉक्टर साहब जगदीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, ये मामला सामने आया और इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, अब मेंढक मिल गया खाने में, लेकिन हॉस्टल संचालक मना कर रहे हैं, क्या कुछ जांच में अब तक सामने आया है? नहीं, वो जो टीम गई थी वहाँ पर दोनों एसएफओ वहाँ पर गए थे देखने जी। तो उनको जो जाके उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने केवल 2 सैंपल लिए हैं, और एक तो सोयाबीन ऑयल का और दही का सैंपल लेके आए वहां से। ऐसा उन्होंने अभी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, वो जो मिला है उसका। सेकंड, उन्होंने उनके पेस्ट कंट्रोल के लिए पाबंद किया है, और पानी का सैंपल के लिए, और जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए बात करी है। उन्होंने कहा है कि मेस संचालक ने कहा है कि हमारे पास है, हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, और जो फूड सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद जो उनकी लैब है, वो लैब से रिपोर्ट आने के बाद इसको वापस चालू कर दिया जाएगा। हॉस्टल संचालक ये कह रहे हैं कि छात्रों की शरारत है। ये तो सर अगर लैब में टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि ये जानवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लैब में साफ हो जाएगा सर कि जानवर छात्रों ने डाला है या फिर ये खाने में ही इनको परोसा गया, साफ हो सकती है सर ये बात? ये तो लैब से नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि वो तो बर्तन में अगर जो दिखा रहे हैं वो फोटोग्राफ जो भेजा उसके अकॉर्डिंग, या वो टीम गई थी उनको, तो वहां पर ऐसा अभी ज्यादा कुछ मिला नहीं था, वो बता रहे हैं, है ना। और जो रिपोर्ट वो बना के अभी तैयार करके दे रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं वो दोनों। ये छात्र पहले भी कई बार शिकायत कर चुके थे खाने में इस तरह की गंदगी के और लैब साफ सफाई ना होने के। क्या अब जो सैंपल लिए गए हैं, आपकी टीम वहां गई, वहां कुछ ऐसा मिला आपको उस जगह पर? नहीं, उन्होंने अभी ऐसा तो उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला था, जितना मिला उन्होंने वो लिख के अभी समरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उससे बताते हैं मेरे को। अगर सर ऐसा होता है, खाने में ये मेंढक जो मिला है, ये पूरे खाने को जहरीला बना सकता है, कितना बड़ा असर इसका पड़ सकता था अगर ये छात्र खा लेते, सेवन भी कर लिया होगा कई छात्रों ने इस खाने का? हाँ, मेंढक में बहुत माइल्ड सा इफेक्ट आता है, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उल्टी दस्त हो सकते हैं, उसके जो लार वगैरह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उससे उल्टी दस्त जो हो सकते हैं। तो ऐसी तो अभी तक रिपोर्ट वहां से शायद आई नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने खाना खाया है उनका भी टेस्ट किया जाएगा सर? उनका कोई टेस्ट नहीं है, अगर साइन सिम्टम आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा जी। और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है इस लैब पर, इस हॉस्टल संचालक पर? अगर फूड सैंपल अगर फेल होते हैं वहाँ के, और पेस्ट कंट्रोल नहीं करा रखा है, या जो जितने कर्मचारी है वहाँ पर लैब उसके रसोई के, उनके मेडिकल नहीं करा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई जो भी निश्चित होती जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, इनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है हॉस्टल्स के लिए, कोचिंग संचालकों के लिए, ऐसे रेस्टोरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं सर, थोड़ा अगर आप बता सके? गाइडलाइंस तो जो खाद्य पदार्थ है वो सारा सुरक्षित और अच्छा मिले सबको, लेकिन इनको टाइम पे अपने फूड के सैंपल जांच कराते रहना चाहिए जी। और सभी को, जितने भी वहाँ कर्मचारी है, उनको साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने उनके हेल्थ सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए, पूरे लैब का पेस्ट कंट्रोल कराया रहना चाहिए, उनको पानी की जांच कराते रहना चाहिए, पानी के सैंपल टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आपको मिली वहाँ पर सर?
ये सब वो सबमिट करेंगे, अभी यहाँ देंगे उनको जी जी वो सब रिपोर्ट लाके यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास है, और वो हम सब सबमिट कर देंगे यहाँ। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर जगदीश सोनी CMHO हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। और ये तस्वीरें देखिए, वायरल हो रही है तस्वीर, काफी दाल में मेंढक फ्राई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।